हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएफ्स इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। ये हमारा टेस्ट नंबर 290 है और आज का टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन होंगे और अप्रोप्रिएट आंसर भी दिए गए हैं जैसे कि कमीशन ने सही माने। ओके, ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी सीएचओ एग्जाम्स होते हैं, एएनएम स्टाफ नर्स एग्जाम्स के लिए, जेएनएम एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का ये बेस्ट सिलेबस है। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के एएनएम एग्जाम्स में, सीएचओ एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एम्स नर्सिंग, पीजीआई रोहतक एंड एम्स बिहार नर्सिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एमपीएचडब्ल्यू एंड बीएफयूएचएस नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग एंड बीएसएफ नर्सिंग, ईएसआईसी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, डीएसएसबी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप पहला पढ़ें, फिर आंसर बताएं और लास्ट में बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर पूछा गया है, प्रेमी ग्रेविडा में श्रम के पहले चरण की अवधि लगभग होती है। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन प्रेमी ग्रेविडा इज अप्रॉक्सीमेटली। क्या होगा राइट आंसर इसका? सिलेक्ट कीजिए आप राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है। अगर नहीं भी लग रहा है तो आप तुक्का जरूर मारना, ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रेमी ग्रेविडा में श्रम के पहले चरण की अवधि होती है लगभग, आपको बताना है कितनी होती है। सिलेक्ट कीजिए आप राइट आंसर। प्रेमी ग्रेविडा, प्रेमी ग्रेविडा उसे कहा जाता है जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, अब आपको राइट आंसर बताना है लगभग में। ठीक है, सिलेक्ट करें राइट आंसर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये लिखा है 10 to 12 आवर्स। ओके, 10 से 12 घंटा। प्रेमी ग्रेविडा में जो श्रम या लेबर का जो स्टेज होता है या उसकी जो अवधि बात करें हम, ड्यूरेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर और ड्यूरेशन की बात करें अप्रॉक्सीमेटली मतलब होता है लगभग होता है 10 से 12 घंटे के आसपास होता है। ठीक है, कई जगह तो इसे 10 से 14 घंटे भी दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख लेना 10 से 14 लिखा होगा या 10 से 12 लिखा होगा, दोनों में से एक ही लिखा होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना वो हरामीपना नहीं करते एग्जामिनर भी। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये रेंज इसके बीच में आएगी तो इस तरह वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर समझेंगे एक दो पॉइंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन और भी आपको मिल सकते हैं। लिखा है इट इज़ द स्टेज ऑफ द सर्वाइकल डायलेशन। जो प्रेमी ग्रेविडा में जिसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की, तो इसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं। इसी को कहा जाता है सर्वाइकल डायलेशन स्टेज। क्या कहा जाता है? सर्वाइकल डायलेशन स्टेज, क्योंकि इसी में क्या होता है, इसी स्टेज में सर्विस का डायलेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट विद द वन सेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन, और इसी स्टेज में ट्रू लेबर पेन होता है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बना सकते हैं, कई भी तरह से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, ट्रू लेबर्स होता है, ट्रू लेबर्स पेन एंड एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। एग्जाम्पल के तौर पर बताया 10 सेंटीमीटर ये सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन होता है। सर्विक्स का जो डायलेशन होता है कंप्लीट रूप से वो 10 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, तो इसे कंप्लीट माना जाता है। और यही स्टेज 10 से 12 घंटे वाली स्टेज में ऐसा देखा जाता है या हो जाता है। ठीक है, ये पहली स्टेज में कहेंगे, ये 10 से 12 घंटे वाली स्टेज में ये कंप्लीट हो जाता है 10 सेंटीमीटर तक। ये लिखा है यहाँ पर ये लिखा है ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विथ द फुल डायलेशन ऑफ दी सर्विक्स। कह रहा है कि ये जो स्टेज होती है ये खत्म हो जाती है ट्रू लेबर के साथ, या यूँ कहेंगे जब पूरी तरह से डायलेशन हो जाता है। डायलेशन या डायलेटेशन बात वही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ये लिखा है इट टेक्स अबाउट 10 to 12 आवर्स। ये 10 से 12 घंटे ले लेता है प्रेमी ग्रेविडा में। किसमें? प्रेमी ग्रेविडा। प्रेमी ग्रेविडा का मतलब होता है ऐसी महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उसे कहा जाता है प्रेमी ग्रेविडा। नेक्स्ट है अबाउट, दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिखा है मल्टी पारा में जो समय लगता है वो 6 से 8 घंटे के आसपास समय लगता है मल्टी पारा के लिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आप वीडियो को ज़्यादा स्किप ना कीजिए, ये आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि जितना डिटेल्स मैं बताता हूँ ये एग्जाम्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट आपको मैच करेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, ये हमारा चैलेंज रहता है हमेशा, तो आप ज़्यादा आपका समय यहाँ पर वेस्ट नहीं होता। मैं प्यारे प्यारे बच्चों करके आपका समय नहीं वेस्ट करता। क्वेश्चन आप पढ़ें फिर आंसर बताइए। ओके, जो भी डिटेल्स रिलेटेड होती है आपको ज़रूरी होता है आपको समझाना। ये देखिए श्रम के तीसरे चरण की अवधि है ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर एज। सिलेक्ट कीजिए आप यहाँ पर राइट आंसर, ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, ड्यूरेशन बताना है थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, श्रम के तीसरे चरण की अवधि। देखिए हिंदी में आपको इसी तरह मिलेगा, श्रम लिखा जाता है, आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर
ड्यूरेशन बताना है आपको। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 15 मिनट, 15 मिनट होता है। कितना होता है? 15 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये लिखा है द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर बिगिंस आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर्स कहता है जो तीसरी अवस्था होती है लेबर की वो स्टार्ट होती है आफ्टर बेबी इज बॉर्न, जब बेबी जन्म ले लेता। एंड इंड्स खत्म होती व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेटेड, जब प्लेसेंटा बाहर हो जाता फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द यूट्रस से, मतलब यूट्रस की वॉल से क्या होता? बाहर हो जाता। ये लिखा है एंड इज द पास्ड थ्रू द वेजाइना, और वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता। तो इसे क्या कहते? थर्ड स्टेज कहते। समझ में आई बात? देखिए बच्चे ने जन्म लिया, यहाँ से स्टेज स्टार्ट होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। खत्म कहाँ से होती है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इंड्स व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट, जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है कहाँ से? फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द यूट्रस, मतलब गर्भाशय की वॉल से, ठीक है, दीवार से जब वहाँ से क्या होता है? अलग होता है। कहाँ मतलब रूट क्या है? ये लिखा है पास द थ्रू द वेजाइना, मतलब वेजाइना के माध्यम से क्या होता है? अलग हो जाता है। इट इज द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। समझ में आ गई ना बात? और टाइमिंग कितनी होती? 15 मिनट होती है। ओके, देखिए एक पॉइंट लिखा है इट मे लास्ट फॉर अ फ्यू मिनट टू 20 मिनट्स। यहाँ पर हमने 20 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, ठीक है। तो आप ये लगभग लगभग आंसर लिखे गए हैं, ठीक है। ये वाला अप्रोप्रिएट आंसर है, मैच किया हुआ आंसर है, ठीक है, कमीशन के द्वारा। और ये भी आंसर कोई ऐसे ही नहीं रख दिया गया, काफ़ी मतलब एनालिसिस के बाद इसे रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे लिख दिया जाता है 15 से 20 मिनट, आप कहोगे हाँ 15 से 20 मिनट में भी रेंज हो सकता है। और कई जगह तो इस तरह भी दिखाया गया है 6 से 30 मिनट के बीच में। लेकिन हम जो क्वेश्चन टू आंसर लेते ना, ये सबसे बेस्ट लेता हूँ मैं, सबसे बेस्ट लेता हूँ हर एक एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लेकिन समझाना जरूरी होता है डिटेल्स में कि हाँ कितना कितना दिया जा सकता है। अगर आप मान लो कहीं 5 घंटे 8 घंटे लिखा होगा तब आपका राइट आंसर ये होगा 6 से 30 वाला, ठीक है, या 15 से 20 वाला। 15 मिनट तो इट इज द एप्रोप्रिएट आंसर, ओके, बाय द कमीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा पढ़ें फिर आंसर बताइए। मल्टी ग्रेविडा में श्रम के प्रथम चरण की अवधि लगभग होती है। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन मल्टी ग्रेविडा इज अबाउट। सिलेक्ट करें आप राइट आंसर। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, नहीं भी लग रहा है तो तुक्का मारिए आप, ठीक है। भरपूर कोशिश किया करें आप तुक्का मारने की। मेरे को लगता है कि आप लोग जब तुक्का मारते ना लगभग लगभग सही हो जाता है। तुक्का का मतलब है आप अपना आईक्यू का इस्तेमाल करके गेस लगाते हैं, ठीक है। हिंदी में कहना थोड़ा अटपटा हो जाता है, लेकिन फिर क्या करें, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 6 से 8 घंटे। कितना टाइम लेता है? मल्टी ग्रेविडा में श्रम के प्रथम चरण की जो अवधि होती है 6 से 8 घंटे होती है। यही पॉइंट मैंने ऊपर लिया था डिटेल्स में, इसलिए मैंने कहा था डिटेल्स को समझ लेना, इग्नोर ना करना, ठीक है। यही पॉइंट सेम टू सेम लिया है मैंने। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसका डिटेल से देखेंगे, लास्ट में उसमें लिखा गया एंड मल्टी ग्रेविडा इज अबाउट द टाइम ऑफ ड्यूरेशन 6 to 8 आवर्स, ओके। यही बात वहाँ पर ऊपर मेंशन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब ये मेंशन किया गया, लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर्स इन द मल्टी ग्रेविडा इज अबाउट दी 6 to 8 आवर्स, मतलब 6 से 8 घंटे, ठीक है। मल्टी ग्रेविडा में कितनी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की टाइमिंग होती है 6 से 8 घंटे होती है। थर्ड स्टेज में कितनी होती है? 15 मिनट होती है। जो प्रेमी ग्रेविडा होती है पहले स्टेज में, उसमें कितनी होती है? उसमें मतलब 10 से 12 घंटे होती है, ठीक है। एवरेज एवरेज बाकी बता दिया, ऊपर क्वेश्चन देखे और दोबारा वीडियो को पॉज करें या बैक जाएँ, देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। जब तक समझ में ना आए 2-3 बार देखोगे आराम से आ जाएगा। फिर भी ना आए ना तो कमेंट कर देना नीचे, और फिर भी ना आए तो नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 4 पढ़ें। निम्नलिखित में गर्भावस्था का एक स्वागत योग्य संकेत है इन फॉलोइंग विच इज अ वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है राइट आंसर इसका? सिलेक्ट कीजिए आप राइट आंसर, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। इन फॉलोइंग विच इज अ वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, एक स्वागत योग्य संकेत है गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था में या गर्भावस्था का, ठीक है। सिलेक्ट करें आप राइट आंसर। मैं बता दूं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन सी लिखा है लाइटनिंग। लाइटनिंग ये स्वागत योग्य साइन होता है किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। अब हम समझते हैं लाइटनिंग की स्टेज क्या होती है, कब होता है, कैसे होता। अब देखना यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कमीशन के द्वारा, एनएचएम में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे उठाए जाते क्वेश्चन, डिटेल्स आप समझेंगे, थोड़ा इसे समझ लीजिए आप, ओके। ये लिखा है एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर द बेबी सेटल हो जाता है और ड्रॉप द लोअर, नीचे की ओर आने लगता है, इनटू द मदर पेल्विक में, समझे। दिस इज नोन इज द ड्रॉपिंग और द लाइटनिंग। समझ में आया? इसी को ड्रॉपिंग कहें या लाइटनिंग इसी को कहा जाता है। समझ में आई बात? इसी को क्या कहते हैं?
इसी को ड्रॉपिंग या लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए लाइटनिंग वाली स्टेज फिर से आप समझने का प्रयास करें। ये लिखा है एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर आपसे पूछ ले कि जो लाइटनिंग की अवस्था देखी जाती है, लाइटनिंग जैसी कंडीशन एक कंडीशन होती है, देखी जाती है कौन से ट्राइमेस्टर में, तो आप ध्यान रखेंगे ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखी जाती है। किस ट्राइमेस्टर में? थर्ड ट्राइमेस्टर में। होता क्या है इसमें? लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग या ड्रॉपिंग ये आपस में एक दूसरे के साइनोनिम्स यहाँ पर कहे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि क्या होता है, बेबी जो होता है सेटल होता है, नीचे की ओर आता है, ठीक है। कहाँ आ जाता है? माँ की पेल्विक में आ जाता है, माँ की पेल्विक में आता है, मतलब नीचे की ओर खसक आता है। और इसी तरह की गतिविधि को लाइटनिंग कहा जाता है। इसी तरह की गतिविधि को लाइटनिंग कहा जाता है। ये लिखा है दिस इज नोन एज द ड्रॉपिंग और द लाइटनिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें यहाँ, ये लिखा है इन द फर्स्ट टाइम मदर्स ड्रॉपिंग यूजुअली अकर्स 2 to 4 वीक्स। क्या लिखा है? 2 से 4 वीक्स बिफोर द डिलीवरी बट इट कैन हैपन अर्लियर। कहा जाता है जो लाइटनिंग की अवस्था होती है जब थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि समय पूरा हो रहा हो, ठीक है, 38 सप्ताह के आसपास कह लें हम एग्जाम्पल के तौर पर, 2 या 38 या 37 के आसपास, ठीक है। तो 2 से 4 वीक के आसपास की जो डिलीवरी होने वाली होती है, ठीक है, उसके आसपास का समय को लाइटनिंग कहा जाता है। क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया था, स्वागत योग गर्भावस्था का स्वागत योग संकेत है। स्वागत योग संकेत का मतलब क्या है? बेबी डिलीवर होने की अवस्था में है। समझ रहे हो बात? सुन रहे हो ना? अब देखो ये लिखा है बट इट कैन हैपन अर्लियर। मतलब ये कंडीशन अर्लियर भी हो सकती, समझे, पहले भी हो सकती, मे भी। समझ में आई बात? तो लाइटनिंग तो समझ गए होगे, ठीक है। बेबी क्या होता है? डिलीवर होने की अवस्था में पहुंचता है और ये 1 या 2 वीक के आसपास ऐसी कंडीशन देखी जाती है। जनरली 2 से 4 वीक के आसपास ऐसी कंडीशन देखी जाती है। बेबी सेटल हो जाता है, ड्रॉप्स लोअर कहाँ पहुंच जाता है? पेल्विक के आसपास पहुंच जाता है। कौन सी ट्राइमेस्टर अवधि होगी? तो अगर ट्राइमेस्टर की बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास का समय क्या कहलाता है? लाइटनिंग वाला। या लाइटनिंग वाली कंडीशन कहाँ? यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में। देखिए क्वेश्चन याद आया मेरे को, उसमें पूछा गया था जो लाइटनिंग वाली कंडीशन होती है ये कौन से ट्राइमेस्टर में देखी जाती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। आपका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड ट्राइमेस्टर। सेम क्वेश्चन पूछा गया था जैसा कि मैंने व्याख्यान किया आपको सामने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ें फिर आंसर बताएं। एक महिला जो पहली बार गर्भवती होती है कहलाती है फीमेल हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज टर्म्ड एज। क्या है राइट आंसर इसका? सिलेक्ट कीजिए आप राइट आंसर, जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है? प्रेमी ग्रेविडा। देखिए जब क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ रहे थे ना, उसी में मैंने इस वर्ड को डिफाइन किया था, प्रेमी ग्रेविडा के बारे में बताया था, स्टेज बताया था ना, उसमें कितना समय लगता। तो मैंने बताया था 10 से 12 घंटे लगता। फिर मैंने बताया था कि अगर समझ में नहीं रहा तो प्रेमी ग्रेविडा का मतलब होता है पहली बार जो महिला गर्भवती होती है उसे प्रेमी ग्रेविडा कहा जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने भी पूछा, मैंने भी पूछ लिया, ठीक है, लगभग लगभग सेम गतिविधि हो रही है। आप देखें यहाँ पर पॉइंट के रूप में लिखा है अ वुमेन हु इज या हैज बीन ओनली, ठीक है, प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टर्म इज रिफर्स द प्रेमी ग्रेविडा। इसका मतलब ये है कि एक महिला जो गर्भवती होती है उससे प्रेमी ग्रेविडा कहता है। और यहाँ पर जो और हैज बीन लिखा है पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, किसमें लिखा है? पैसिव वॉइस में लिखा है और हैज बीन ओनली, या केवल गर्भवती हुई होगी, ठीक है, उसी को प्रेमी ग्रेविडा कहा जाता है। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं कि बच्चे को जन्म दे दिया, समझ रहे हो, मे भी हो कह रहा है कि गर्भवती भी हुई होगी, समझ रहे हो, उसी को प्रेमी ग्रेविडा कहा जाता है। समझ? और कब? पहली बार, समझ रहे हो, पहली बार गर्भवती हुई होगी या गर्भवती होती है उसे क्या कहते हैं? प्रेमी ग्रेविडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर पूछा गया असामान्य श्रम को कहा जाता है एबनॉर्मल लेबर इज टर्म्ड एज, क्या कहा जाता है? कमेंट कीजिए आप राइट आंसर जो भी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है डिस्टोसिया कहा जाता है, ठीक है। क्या ये डिस्टोसिया जो वर्ड लिखा है इसे कई बार डिफाइन कर चुके हैं हम यहाँ पर, फिर भी आप देख सकते हैं ये लिखा है अबनॉर्मल लेबर में बी रिफर टू द डिस्टोसिया, और फिर एक वर्ड और लिखा गया है, ये लिखा है एस डिसफंक्शनल लेबर। क्या लिखा है? देखिए ये वर्ड आप लिख लेना, हो सकता है टफ लग रहा हो। ये लिखा है ये लिखा है एस डिसफंक्शनल, ठीक है, एस ये इतना पढ़ लेना, एस पढ़ लिए, डिसफंक्शनल इतना लिख दीजिए, ठीक है। और ये लिखा है लेबर एज डिसफंक्शनल या डिस्टोसिया कहा जाता है। ओके, अब ये लिखा है विच सिंपली मीन्स डिफ़िकल्ट लेबर, इसका सिंपल साधारण मतलब होता है डिफ़िकल्ट इन लेबर या डिफ़िकल्ट लेबर या चाइल्ड बर्थ, ठीक है, बच्चे के जन्म होने में बड़ी मतलब जन्म लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई कारण होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर 7। क्वेश्चन नंबर आप 7वां पढ़ें फिर आंसर बताइए आप। सामान्य श्रम को इस नाम से भी जाना जाता है, नॉर्मल लेबर इज आल्सो नोन एज।
ऊपर पढ़ रहे थे असामान्य श्रम को, असामान्य लेबर, ठीक है, अब नॉर्मल लेबर। अब यहाँ पर हम सामान्य के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लेबर। इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यूटेसिया। क्या कहलाएगा? यूटेसिया इज द टर्म्स टू डिफाइन द नॉर्मल लेबर। ओके, नॉर्मल लेबर, सामान्य श्रम को यूटेसिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये लिखा है नॉर्मल लेबर, ब्रैकेट में बताया गया यूटेसिया, इसका मतलब ये इसका पर्यायवाची शब्द है, साइनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8, क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़ें और अपने आंसर बताएं। जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज, जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है, आपको बताना है क्या कहलाती है। सिलेक्ट करना है आपको राइट आंसर, ठीक है। हिम्मत के साथ सामना करें इस क्वेश्चन का और देखें, ऑप्शन देखें, जो भी आपको लग रहा है अपनी आंसर जरूर बताएं। अपनी बात कहने से नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। नहीं बहुत देर हो जाती है, कई जगह कई केसेट में ऐसा देखा जाएगा, समझे। प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज नोन एज, जन्म देने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी होगा। क्या लिखा है? ये लिखा है पार्चुरेशन। क्या लिखा है? पार्चुरेशन। कहीं कहीं पार्टूरेशन पढ़ते, लेकिन ये सही अगर पढ़ा जाए ना तो ये लिखा है पार्चुरेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जन्म देने की प्रक्रिया पार्चुरेशन कहलाती है। मे भी आपके लिए थोड़ा टर्म्स में भी हो सकता है मेरे प्रैक्टिस में ना आया हो या आपकी प्रैक्टिस में ना आया हो, तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ये याद कर लेना जैसा तैसा लिखा है, ठीक है। जन्म देने की प्रक्रिया लेबर या यूँ कहेंगे पार्चुरेशन कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा या है। ये डिटेल्स भी बताई गई आपके लिए। ये लिखा है बर्थ आल्सो कॉल्ड चाइल्ड बर्थ, या यूँ कहेंगे पार्चुरेशन। देखिए चाइल्ड बर्थ वर्ड इज सिंगुलर, ये सॉरी सिनोनिम्स ऑफ द पार्चुरेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ द बिगनिंग फोर्थ अ चाइल्ड फ्रॉम द यूट्रस एंड वोम। मतलब वही है कि जब बेबी जन्म लेता है, इन प्रोसेस से यहाँ से गुजरता हुआ जब बेबी जन्म लेता है उसी को पार्चुरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ें फिर आंसर बताएं। महिला श्रोणि का उच्चतम व्यास है, हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विक इज। आपको बताना है उच्चतम व्यास। सिलेक्ट करें आप राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ना, बता दें, ऑप्शन बी होगा। क्या ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा? लिखा है इंटीरियो पोस्टीरियर। क्या लिखा है? इंटीरियो पोस्टीरियर। आप यही वर्ड ही याद रखना, क्या करोगे ज़्यादा डिटेल समझ के, इतने से काम चला लोगे आप, ठीक है। महिला श्रोणि का उच्चतम व्यास होता है और बताया भी बहुत बार है डिटेल्स में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 9, इसमें थोड़ा बताएंगे हम आपको, समझाएंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 पढ़े। मानव भ्रूण की खोपड़ी में, ये लिखा है ओसिसिपिटो ललाट व्यास लगभग होता है। अब इंग्लिश में आप देखिए क्या पूछा गया, लिखा है इन ह्यूमन फेटल स्कल, ठीक है। इन ह्यूमन फेटल स्कल मतलब भ्रूण वाले की बात करें खोपड़ी के, उसमें ओसिपिटो, क्या लिखा है? ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है। मेन बात अगर पूरी टिकी हुई है ना क्वेश्चन पर, तो इतनी बात टिकी हुई है कि ये पूछा जा रहा है ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर कितना होता है। कब का पूछ रहा है? ये लिख रहा है फेटल स्कूल, ठीक है। मतलब गर्भ में बेबी होगा या मानव भ्रूण की खोपड़ी में जो ओसिपिटल ललाट, ठीक है। फ्रंटल मतलब होता है सामने वाला, ठीक है, जो शोरूम होता है उसे कहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, और पीछे उसका टकला है, ये आँखें हैं उसकी, ठीक है, ये आँखें इसका, तो ये वाला जो मत्था वाला एरिया होता ना, समझ रहे हो ना, फोरहेड वाला, इसी को फ्रंटल कहा जाता। तो ये वर्ड समझ गए ना। अब देखिए ऑसिपिटल वाला जो मतलब है, ऑसिपिटल का मतलब क्या होता है? ये जो टकला होता, ठीक है, इसका जो पीछे निकला होता थोड़ा सा, ठीक है, बोन्स टाइप में थोड़ा सा निकला होता है या उभरा होता या किसी किसी में सपाट होता है, ठीक है, तो इसे ऑसिपिटो कहा जाता है या ऑसिपिटल कहा जाता है। समझ में आ गई बात ना? समझ रहे हो ना? मैंने एनाटॉमी में पढ़ाया था आपको, याद ना हो आपको शायद। अब इसका जो राइट आंसर, मानव भ्रूण की खोपड़ी में ओसिपिटो ललाट व्यास लगभग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन ए 11.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा आपको और बता देंगे इसमें डिटेल्स में थोड़ा सा, ये पहले आप देख लीजिए। लिखा है ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर, मतलब 11.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आपको दिखाएंगे ये होता कहाँ से नापा जाता है, ठीक है। लिखा है BPD, मतलब ये लिखा है बाई पेरिटल डायमीटर। ये नेक्स्ट है डायमीटर्स ऑफ दी योर बेबीज हेड। आपके बेबी का डायमीटर्स देखा जाता है हेड के, ठीक है, कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। इन दोनों में मतलब समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो ना? चलिए अभी बताते। यहाँ पर भी डायमीटर देखा जा रहा है हेड का, ऊपर में भी हेड का डायमीटर देखा जा रहा है, नीचे भी हेड का डायमीटर देखा जा रहा है। अब बात कंडीशन ये है कि देखा कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसके लिए देखिए ओसी मतलब ओ, फ्रंटल मतलब एफ, ठीक है। तो कभी कभी ओ एफ करके 11 सेंटीमीटर लिख दिया जाता है 11 पॉइंट्स में, या कभी कभी OFD, ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर,
OFD 11.5 सेंटीमीटर। अब ये जैसे लिखा है BPD, बी मतलब होता है बाई, पी मतलब होता है पेरिटल, डी मतलब होता है डायमीटर। तो कभी कोई BP करके लिख दे, लेकिन BP लिखें तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। लेकिन बात ये होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, अब देखें यहाँ पर, अब जो समझाना चाहते हैं, मान लो कि ये कोई बेबी की खोपड़ी है, गोल बन गई तो अब थोड़ी ऐसे बनाएं, ठीक है। ये बेबी की किसी की खोपड़ी है, ठीक है। और सॉरी यार, मान लो कि ये बेबी की किसी की खोपड़ी है और ये आगे वाला हिस्सा है, ये आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। ये पीछे वाला उसका हिस्सा है। तो हम जब इस तरह नापते हैं, ठीक है, इस तरह जब मापें, इस तरह जब मापेंगे ना हम इसे इस तरह या ऐसे मापेंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑसिपिटो फ्रंटल, क्योंकि ऑसी कहाँ होता, ऑसिपिटल हड्डी बोन, ये पीछे होती, कहाँ होती, पीछे। और ये आँख, आँख जहाँ नहीं है, आँख, आँख के ऊपर जो भौहें होती उसके ऊपर मत्था होता या फॉरहेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो मापा जाता है ये डायमीटर खोपड़ी का, ठीक है, ये वाला जो मापा जाता है, समझ रही नहीं बात ना मेरी, ठीक है। ये वाला जो मापा जाता है इसको कहते हैं कि ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। और ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर से ही बेबी का वेट सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। कई चीज़ें इससे, कई कंडीशन देखी जाती हैं, ऐसे ही नहीं नापा जाता। कई कंडीशन देखिए, डिलीवरी किस तरह हो सकती है, कैसे क्या होगी, मतलब काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, लेकिन किया जाता है इन सबको, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम समझ गए कि ये ऑसिपिटो हो गया, ठीक है, क्योंकि ओ फॉर ऑसी हो गया, यहाँ पर OCF, ओ फॉर फ्रंटल, तो एफ ये है, ओ ये, तो इसलिए ओसी हो गया, ये एफ हो गया, OF कहेंगे। और डायमीटर लिखा है OFD कहते, क्या कहते हैं, OFD। समझ में आ गई बात, OFD ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, मतलब ये वाली खोपड़ी ये है और ऐसा ऐसा एरिया, और ये आंखों वाला पार्ट है, ये पीछे का टकला वाला पार्ट है, ठीक है, जो निकला होता। अब देखिए, अब जो BPD लिखा है इसका मतलब क्या होता है, BPD का मतलब होता है ये वाला, ऊपर से नीचे की ओर, समझे, ऐसे वाला, ये डायमीटर, ये इस तरह का डायमीटर, ऐसे वाला डायमीटर, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसको BPD बाई पेरिटल डायमीटर, इसी को कहते हैं बाई पेरिटल डायमीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, काफ़ी कुछ तो आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया तो नीचे बता देना, इमेज दिखा देंगे। ये वाला ओसिपिटो फ्रंटल है, क्योंकि ये F वाला पार्ट है, फोरहेड वाला पार्ट है। F का मतलब फोरहेड भी समझ सकते हो, फ्रंटल का मतलब सामने ही वाला, और ये पीछे वाला पार्ट है, तो O हो गया। और ऐसे ऐसे करेंगे तो ये BPD होगा, बाई पेरिटल डायमीटर्स। तो इस तरह इन्हें मापा जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप समझ लेना जो भी आपको लग रहा है। बाकी मैंने बता दिया, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ज़रूरी था आपको समझाना भी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल्स पे नए हैं, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो लोग हमारी ANM की पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो यूपी NHM यूपी SSC ANM के द्वारा जो क्लासेज हेल्ड, मतलब जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाया जा रहा है। आप राजस्थान से भी हैं या पंजाब से हैं या मध्य प्रदेश से हैं या आप कहीं से भी हैं, ठीक है, वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्पेशली बैच चल रहा है ANM के लिए, ये हमारी पेड क्लासेज हैं ANM के लिए, ठीक है। अब हमारी फीस भी इंक्रीज़ हो जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। जिनको भी अभी लेना है 1599 रुपये फ़ीस रखी के, बहुत से लोग पूछते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो मैंने सबसे कम फीस रखी जो ऑनलाइन क्लासेज पढ़ाते। आपने देखा होगा बहुत से लोग हिंदी में पढ़ाते हैं, तो हिंदी में पढ़ाते, इंग्लिश में नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। ये तो कॉपी करते, बुक से इधर उधर करते और उतना पढ़ाते, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसा कि मैं पढ़ाता आपको पूरा तरह सेटिस्फाइड कर देता, ठीक है, पूरी तरह सेटिस्फाइड कर देता कि इसे ये कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है आखिर, ठीक है। और पूरे आयाम बता देता हूँ, ये इसलिए है, वो इसलिए है, ठीक है। और पूछा गया है, नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता, समझे। तो उन सभी पॉइंट्स को, बिंदु को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जब ये हमारी आपके लिए फ्री क्लासेस जैसे पढ़ाते तो लाइफ में भी इससे ही ज़्यादा धमाल होता होगा, समझ रहे हो। मतलब पूरी तरह आपका सिलेबस, जैसा कि सिलेबस होता है सेम टू सेम आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ओके, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको इंक्वायरी करनी, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। मोस्टली आप व्हाट्सअप में बात करेंगे, अगर प्रॉब्लम्स हो रही ज़्यादा तो आप कॉल कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं, जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो लोग यूपी NHM के लिए या अदर एग्जाम्स के लिए या PGI रोहतक के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए आप हमारे PDF नोट परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, आप संपर्क करें। ओके, जो परचेज करना चाहते हैं, ओके। आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया जाता है, और 100% करेक्ट होगा, ठीक है। आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में भी और समझने में भी। ओके, बाय, चलते हैं, टेक केयर्स, थैंक यू।